जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां स्पेस और डिफेंस रिलेटेड विषयों पर हम चर्चा करते हैं। और आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका के एक ऐसे हथियार पर बात होने वाली है जो भविष्य में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। आइए जान लेते हैं वो क्या है। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स ने एशिया और यूरोप में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच घातक स्टेल्थ ड्रोन बनाने का काम शुरू कर दिया है। और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये नई तकनीकी यूज़ होगी और इन ड्रोन्स को दुश्मन के रडार के पकड़ में आए बिना हमला करने और खुफिया जानकारी जुटाने के काम में लाया जाएगा। पहले हुए हवाई युद्ध अभ्यास के दौरान भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इन ड्रोन्स ने साबित किया है कि ये इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इन्हें अन्य ड्रोन्स की तरह उड़ाने के लिए किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये ऑपरेट किए जा सकेंगे। गौरतलब है, आपको याद होगा कि अमेरिका ने F-16 के मैन्ड वेरिएंट और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट किया गया F-16 की डॉग फाइट करवाई थी, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आदमियों को हराया था और एक बड़े अंतर से हराया था। यूएस एयरफोर्स लाइफ मैनेजमेंट सेंटर 2021 की गर्मियों में एक और परीक्षण करने के लिए प्रोटोटाइप बनाने का ठेका 3 फर्मों को सौंप चुका है। सोमवार को अमेरिकी वायुसेना ने घोषणा की कि उसने मई 2021 तक मिशनाइज प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए 3 प्राइवेट फर्मों के साथ साझेदारी की है। इसके तहत अमेरिकी डिफेंस कंपनी बोइंग को तकरीबन $25.7 मिलियन, जनरल एटॉमिक्स को $14.3 मिलियन और क्रेटोस अनमैन्ड एरियल सिस्टम को $37.8 मिलियन की राशि भुगतान की गई है। इन तीनों कंपनियों के ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक होने के कारण इंसानों के ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। दरअसल ये ड्रोन अमेरिका के स्काईबर्ग वैनगार्ड प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इस प्रोग्राम के तहत ये ड्रोन युद्ध काल में इंसानी पायलटों को हवा में मजबूती प्रदान करेंगे। इनकी सहायता से अमेरिका अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेगा। ये हवा में दुश्मनों के किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम होंगे और ये दुश्मन के जो रेडार्स हैं, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनको काफ़ी आसानी से तबाह कर सकेंगे। गौरतलब है कि जिन 3 फर्मों को अमेरिकी वायुसेना ने ड्रोन बनाने का काम दिया है, उन्हें इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। क्रेटोस ने पहले ही XQ-58 ड्रोन इस प्रोग्राम के शुरुआती चरण में बनाया था। दरअसल ये स्टेल्थ ड्रोन देखने में अमेरिका के F-35 और F-22 की तरह है और माना जाता है कि भविष्य के युद्धों में अमेरिका इसका प्रयोग भी कर सकता है। यही नहीं, बोइंग और जो दूसरी कंपनियां हैं, उन्होंने भी काफ़ी बड़े पैमाने पर इस प्रकार के ड्रोन्स का निर्माण किया है और उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। यही कारण है कि अमेरिका अब उनको इस प्रोजेक्ट में आगे यहाँ पे प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि वो अमेरिका के लिए इस प्रकार के ड्रोन्स बनाते रहें। अगली अपडेट हमारी राफेल जेट्स को लेकर के आ रही है। आपको पता है कि भारत में राफेल जेट आ चुके हैं, लेकिन उनके आते ही एक और चीज़ है जिसका इंतज़ार भारत बेसब्री से कर रहा है, और वो है हैमर वेपन का। दरअसल इस लड़ाकू विमान में एयरफोर्स के लिए जिस खास हैमर मिसाइल की मांग की गई है, हैमर बॉम्ब की बात की गई है, वो उसका एक फ्लाइट टेस्ट हो चुका है। हैमर यानी हाईली एजाइल एंड मैन्यूरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक ऐसा हथियार है जो बिना GPS के भी अपने टारगेट को ढूंढ करके ख़त्म कर सकता है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में इस मिसाइल के 1000 किलोग्राम वजन वाले वर्जन का सफल परीक्षण किया जा चुका है। अपने तैनाती पर यह राफेल में लगने वाली दूसरी सबसे भारी भरकम मिसाइल, या हम ये कह सकते हैं बॉम्ब होगा। करीब 1200 किलोग्राम वजनी स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी राफेल से दागी जा सकती है। ये मिसाइल भी भारत में राफेल के साथ आ चुकी है और निश्चित तौर पर राफेल की ताकत इससे बढ़ चुकी है। हैमर मिसाइल की रेंज 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी लॉन्च एयरक्राफ्ट बिना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की नज़र में आए उसे तबाह कर सकता है। खास बात यह है कि इलाका कैसा भी हो, यह मिसाइल अपना टारगेट ढूंढ लेती है। इससे कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में अपना शिकार ढूंढने में महारत हासिल है। इसी वजह से चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर इसकी तैनाती का इंतज़ार बेसब्री से किया जा रहा है। ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करती है और बम की तरह भी। ये एक मॉड्यूलर वेपन है, मतलब चलाने के लिए खास इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे सैटेलाइट गाइडेंस, इंफ्रारेड सीकर और लेज़र के जरिए गाइड किया जा सकता है। हैमर किट को अलग अलग साइज़ के बमों के साथ फिट कर सकते हैं। ये मिसाइल 125 किलो, 250 किलो, 500 किलो और 1000 किलो तक के बम को छोड़ सकती है। 1000 किलोग्राम बम वाले वर्जन का फ्लाइट टेस्ट हुआ है और ये बंकर्स को तबाह कर सकती है। बंकर्स को ही नहीं, बल्कि एनिमी के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये नस्ते नाबूद करने के लिए सक्षम है।
हैमर को एक साथ कई टारगेट पर हमला करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, डेटा लिंक कैपेबिलिटी भी है और टारगेट पर अटैक करने के लिए उसकी जो ज़रूरी फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इसमें मौजूद है। और एक साथ जो हैमर है वो कई टारगेट को तबाह करने की महारत हासिल कर चुकी है। निस्संदेह राफेल को गेम चेंजर ऐसे ही नहीं कहा गया। राफेल के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो सारी ताकतें हैं जिसके कारण इसको पूर्व वायुसेना प्रमुख ने एक गेम चेंजर कहा था। और ऐसी अफवाहें भी हैं कि हो सकता है निकट भविष्य में भारत एडिशनल राफेल जेट खरीद सकता है, क्योंकि ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ने भी रिपोर्ट दी है और कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज हैं जिनका ये मानना है कि शायद भारत एडिशनल राफेल के लिए इन्हीं तरह के हथियारों की वजह से जा भी सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां राफेल में मिटियोर जैसी एयर टू एयर मिसाइल मौजूद है, वहीं स्कैल्प और हैमर जैसे जो गाइडेड वेपन्स हैं वो भी मौजूद हैं, जो दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके बंकर्स को, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। और निस्संदेह इनके आने के बाद भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है। अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को जो एक अपना 140वां RD-33 सीरीज 3 इंजन हैंडओवर कर दिया है और इस काम को HAL की कोरापुट डिवीज़न द्वारा किया गया है। दरअसल ये इंजन MiG-29 फाइटर जेट्स में यूज़ किए जाते हैं और इसे एक अचीवमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया गया है और इसके लिए एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बाकायदा प्रोवाइड किया गया है। दरअसल HAL RD-33M के इंजन्स को मैन्युफैक्चर करती है, जो कि हायर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं बेसिक मॉडल RD-33 से। और इसका खास बात यह है कि ये फाइटर जेट को इतनी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि ये फाइटर जेट जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। आपको पता होगा कि MiG-29K के शुरुआती वेरिएंट्स में जो इंजन था वो एक कमज़ोर कड़ी थी और जो स्मोक थी उसकी एक नेगेटिव पॉइंट था। उसको दूर करने के लिए RD-33 जो M के इंजन्स हैं उनका डेवलपमेंट शुरू किया गया और फाइटर जेट को इससे इक्विप भी किया गया। फ़िलहाल ये इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है, क्योंकि ये प्लेन के जो इंफ्रारेड सिग्नेचर्स हैं उनको कम करते हैं। 2006 में HAL ने इस डील को सेलेक्ट किया था, जो कि तकरीबन $275 मिलियन की थी रशिया के साथ, और इसका लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू कर दिया था और अभी इन्हें MiG-29 फाइटर्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी भी इस इंजन को लेकर के बहुत से जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सामने निकल के आते रहे हैं। कभी इसमें मेल फंक्शन की खबरें आई हैं और कभी दूसरी खबरें आई हैं। और हालिया जो MiG-29 के क्रैश हुए हैं उसने एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया है इनकी सर्विसेबिलिटी पर। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो इतिहास था वो मिला जुला था, कभी इन्हें प्रशंसा तो कभी इन्हें बुराइयों का सामना करना पड़ा। और निस्संदेह ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार के क्रैश हुए हैं MiG-29K के साथ उसमें इंजन्स ने एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन जो कुछ भी हो, अब इसे एक हम कह सकते हैं कि 140वां इंजन जैसे डिलीवर किया गया तो इसे एक अचीवमेंट के तौर पर सेलिब्रेट किया गया है। अब आगे भविष्य में क्या होता है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी है फ़िलहाल के लिए सही है। तो मिलते हैं अपने अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।